हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की तारीख है 30 मई 2022। ये करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट है क्योंकि कुछ आर्टिकल्स आपको शाम को मिलेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल नेचीपुर टनल के बारे में है। नेचीपुर टनल कहाँ बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये टनल बनाई है। ये आपका बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम यही है कि आपका ये जो बॉर्डर एरियाज है आपके, उसमें ये टनल बनाती है। इसने इस टनल को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक्सकेवेशन का काम था क्योंकि उसमें एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करके और पहाड़ को काट के और रास्तों को सही से बना के इसने टनल को कंप्लीट कर लिया। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कितनी हाइट पर बनाई गई है? 5700 फीट की ऊंचाई पे ये बनाई गई है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? बालीपारा चारद्वार और तवांग जो रोड है, बालीपारा चारद्वार तवांग रोड। जैसे आपको ये रोड दिखाई दे रहा होगा, ये प्रपोज्ड है। तो यहाँ पे टनल बनाई गई जो आप देख रहे होंगे। इधर ये टनल बनाई गई है बालीपारा चारद्वार और टनल में। ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। तो इसमें रोड बनाई गई और ये टनल आप देख भी रहे होंगे। ठीक है, ये तब का फोटो है जब कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था। अब तो ये जब बन चुकी है तो बहुत अच्छी दिखती है, अंदर से लाइटिंग वाइटिंग हो चुकी है। ठीक है, तो हमने इसमें कौन कौन सी चीज पढ़ी। ये वो टनल कहाँ पे बनाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। ठीक है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है और 5700 हाइट पे, ये 5700 फीट की हाइट पे बनाई गई है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर के बारे में। देखिए क्या है कि कलकत्ता कोलकाता आपका ऐसी पहली सिटी बन गई है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गई है जिसने अपना ये क्या नाम डिटेल रजिस्टर प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, इसे पीबीआर बोला जा रहा है, यानी कि पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। अब इस रजिस्टर में क्या होगा, कैसे होगा? तो इसमें क्या करेगा रजिस्टर में, जो इसका पूरा जो अपनी बायोडाइवर्सिटी होगी उस स्टेट में। जैसे कोलकाता है, मान लो कोलकाता है, और कोलकाता कहाँ पे? आपको वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की जो बायोडाइवर्सिटी होगी या कोलकाता में जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका फुल डॉक्यूमेंटेशन होगा। कि मान लीजिए आपकी एक ये पूरा रजिस्टर है, इसमें आपने फ्लोरा, फोना, ठीक है, तो फोना मतलब जिसमें एनिमल्स आए, फ्लोरा मतलब ग्रास व्रास प्लांट्स ये सब आ जाएंगे। ठीक है, फूड्स ये सब आ जाएंगे। ठीक है, फूड का जितने भी रिसोर्सेज है, सोर्सेज है। वाइल्ड लाइफ आ जाएगी जिसमें एनिमल्स सब आ जाते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। मेडिसिनल प्लांट्स आ जाते हैं, मेडिसिन के रिसोर्सेज सोर्सेज आता है। उन सब का एक पूरी तरह ब्यौरा होगा, एक खाका होगा, एक कंप्लीट बुक होगी कि हमारे कौन कौन सी स्पीशीज है। अगर फोना की हम बात करें, सांप की कितनी स्पीशीज है, बिच्छू की कितनी स्पीशीज है, मच्छर की कितनी है, मक्खी की कितनी है, हाथी कितने हैं, किस टाइप के हैं, और आपका क्या नाम ये बंगाल टाइगर कितने हैं, ये सारी चीजें मतलब पूरा बायोडाइवर्सिटी क्या जो भी आपके पेड़ पौधे हैं उनकी सारी स्पीशीज इसमें कंप्लीट पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा, देखो, किसी भी चीज का जब आपके पास फुल ब्यौरा रहता है, फुल डॉक्यूमेंटेशन रहता है, तो उस चीज को ना सही से मेंटेन किया जा सकता है। उसको मेंटेन किया जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है, और उसको आगे कंजर्व करने के लिए पॉलिसीज बनाई जा सकती है। जैसे कि अगर हमें अपने देश में ये पता हो कि हमारे देश में इतने परसेंट लोग गरीब है, इतने परसेंट लोग एससी है, इतने परसेंट लोग एसटी है, इतने परसेंट लोग ओबीसी है। तो अब उसी के हम टारगेटेड पॉलिसी बना सकते हैं कि ओबीसी लोग इतने हैं तो उसके लिए हमें कितना पैसा अलॉट करना चाहिए बजट में। वो कौन से एरिया में रहते हैं वहाँ के लिए किस तरह की स्कीम अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर वहाँ पे ज़्यादा हैबिटेशन कम है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है। और अगर हैबिटेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा डिकंजेस्टेड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि पूरी टारगेटेड पॉलिसी डिजाइन की जा सकती है, तो इससे हम पूरा एक वो चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं। तो इसके एडवांटेज में क्या बताएगा कि जो एडवांटेज में यही है कि आप उनकी हैबिटेट को जो चेंज हो रही है लगातार उसको ट्रेस किया जा सकता है। किस तरह से उनकी हैबिटेट चेंज हो, जैसे कि आपका फ्लड आ जाता है। फ्लड आने से क्या होगा कि जो आपका फ्लोरा एंड फौना काफ़ी नष्ट हो, जैसे आप अभी देखा होगा आसाम में फ्लड आई हुई है। आसाम में फ्लड आई हुई थी, अब तो काफ़ी हद तक वो ठीक हो गई है, मतलब नीचे आ गया फ्लड का लेवल। तो अभी मगर हर साल ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, कम और भी जो यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
तो इससे अगर पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो तो हमें पता होगा कितने जीव जंतु मर गए, कितनी हमारे पेड़ पौधों को नुकसान हो गया। तो इससे पूरा हमारा फॉरेस्ट को समझने में अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इससे एक पायरेसी भी रुकती है। बायो पायरेसी में क्या हो जाए, जो आपकी लोकल कम्युनिटी है, इंडिजिनियस और लोकल कम्युनिटी है, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है किस चीज़ की, कि भाई देखा होगा आपने, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे के पास उतनी नॉलेज नहीं होगी पेड़ पौधों के बारे में जितनी आपके जो लोकल कम्युनिटी है उन्हें पता होता है। ये फल खाने से ये फ़ायदा है, इसको इस पे अगर किसी को चोट लग जाए या कोई बीमारी हो जाए, ये पौधा घिस के लगाने से ये ठीक हो जाता है, वो ठीक। तो हमने मेडिसिनल प्लांट्स की और बड़े अच्छी-अच्छी वो चीज़ों की, पेड़ पौधों की और चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज रहती है। तो इसी को बोलते हैं रिपॉजिटरी, मतलब एक तरह का खजाना रहता है उनके पास, ट्रेज़री होती है। और ट्रेडिशनल नॉलेज की नॉलेज का मतलब कि उन जो पुराने लोग हैं उनके पास बहुत पुरानी, जो उनके पूर्वजों से, उनके पुरखों से चलती चली आ रही है, वो नॉलेज उनमें ट्रांसफ़र होती आ रही है, तो उनके पास वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उनकी नॉलेज और जो प्रैक्टिस करते हैं, जो भी उनका कल्चर है, उसको कंज़र्व किया जा सकता है, उसको सस्टेन किया जा सकता है, और उसमें डेवलपमेंट लाया जा सकता है अगर आपके पास ये एक तरह का पीवीआर होगा। ठीक है? ये बॉटम अप एक्सरसाइज़ है, इससे नेचुरल बायोडायवर्सिटी को और उनकी कल्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है? ये एक इंक्लूसिव अप्रोच है, ये सभी को कि लोकल कम्युनिटी को भी इसमें लेके चलती है। अब बाय इसमें क्या है कि अगर आपको बायोडायवर्सिटी कंज़र्व करना है तो किसी एक्ट के तहत कोई ना कोई कमेटी ऐसी फॉर्म करनी पड़ेगी जो इसको कंज़र्व करने में, सस्टेन करने में काम करना पड़े। किसी को तो ये ज़िम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो ये ज़िम्मेदारी दी गई है लोकल बॉडीज़ को, जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ है उनको ज़िम्मेदारी दी गई किस एक्ट के तहत, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। जो बीएमसी है, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। ये एक तरह से लोकल बॉडीज़ है, जैसे कि आपके प्रधान हो गए, आपकी ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा होगी। तो ये एक तरह की जो लोकल बॉडी, पंचायत होगी, है ना? पंचायत हुई, तो इन्हें ऐसे ही ज़िम्मेदारी दी गई कि आप इन्हें प्रमोट करो, कंज़र्वेशन को सस्टेन करो। वहाँ का जो आप, जैसे कि वहाँ पे कोई ऐसे पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उसके ह्यूमन के लिए, अब उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कटाई होगी। मान लो जैसे कि आपका टिम्बर होता है, टिम्बर की ज़्यादा से ज़्यादा कटाई होगी, पर जितनी ज़्यादा कटाई होगी तो उनका नुकसान होता है। तो अब ठीक है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, और आपको बायोडाइवर्सिटी भी ज़रूरी है, और आपका ये पेड़ पौधे भी ज़रूरी है। पर अब इस तरह से उनका यूज होना चाहिए कि नए पेड़ पौधे लगाए जाए, कम से कम कटाई हो और डेवलपमेंट के काम भी होते रहे। यानी कि आपका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वर्सेस आपका एनवायरनमेंट, ये जो है एक बैलेंस बना के इसमें रखा जाए, तो उन चीज़ों का बायोडाइवर्सिटी का डॉक्यूमेंटेशन किया। अब जो बीएमसी है, बीएमसी की क्या कंपोजिशन होगी, देखिए इसमें एक तो चेयरपर्सन होगा, एक तो आपका चेयरपर्सन हो गया, सीपी से शॉर्ट फॉर्म से नाम लेते हैं सीपी, एक चेयरपर्सन प्लस नॉट मोर देन 6% नॉमिनेटेड बाय द लोकल बॉडी। जो लोकल बॉडी है उन्हीं से नॉमिनेट किया जाएगा, नॉट मोर देन 6%, यानी 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 या 6 से कम होंगे। ये जो इसमें होंगे 6 या 6 से कम होंगे, जिसमें कि नॉट लेस देन वन थर्ड। अब इसमें वन या वन थर्ड से ज़्यादा वुमेन होनी चाहिए, इसमें बोला भी गया है। और उसमें नॉट लेस देन 18%, यानी कि 18 या 18% से ज़्यादा आपका क्या होनी चाहिए, एस सी एस टी कम्युनिटी होनी चाहिए। तो इसकी एक कंपोजिशन होगी। अब इसका फंक्शन क्या होगा, वही बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करना, लोकल पीपल को इसमें कोऑपरेट करना। एक अगला आर्टिकल हमारा छोटा सा, ये आज क्या है कि छोटे आर्टिकल है, तो इतने आर्टिकल अभी मिले नहीं है, जैसे ही मिलेंगे तो नया जो पार्ट 2 में हम बनाएंगे इसको, और शाम को मैं पब्लिश करूँगा। तो अगला आर्टिकल हमारा पेपर इम्पोर्टिंग मॉनिटरिंग पॉलिसी के बारे में। एक है आपका पीआईएमएस, ये पेपर इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। ठीक है? इसमें क्या होता है कि भाई पहले क्या था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थी, मोसी थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या किया था, जो पहले इनकी पॉलिसी थी उसमें जो पेपर को इंपोर्ट करते थे उसे दर्जा दिया हुआ था, फ्री स्टेटस दिया हुआ था। ठीक है? मगर अभी इसका दर्जा इसका बढ़ा क्या कर दिया, फ्री सब्जेक्ट टू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया उस चीज़ का, पेपर का। तो इसमें मोदी ने क्या किया कि जो उनकी पॉलिसी थी, इम्पोर्ट पॉलिसी थी, जो पेपर प्रोडक्ट्स को मंगाते थे बाहर से, चाइना से, ताइवान से, जापान से मंगाते थे, दूसरी कंट्री से मंगाते थे, तो इनकी इंपोर्ट पॉलिसी में अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करके फ्री सब्जेक्ट टू
कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर देगा। फ्री रहेगी पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया कि इम्पोर्टिंग 201 टाइप्स के जो पेपर जैसे कि न्यूज़ प्रिंट हो गया, जो पेपर न्यूज़पेपर छपता है, हैंडमेड पेपर हो गए, एनवेलप्स हो गए और भी बहुत सारे। इसमें से एक्सक्लूड किसे किया गया आपकी पेपर करेंसी जिससे नोट बनते हैं, आपके पैसे बनते हैं, और आपका सिक्योरिटी पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर, इन चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगले इसमें आप देख रहे होंगे, टेबल देख रहे होंगे, इसमें ये इंडिया का इंपोर्ट्स बताया पेपर का और पेपर बोर्ड का कि टोटल इंपोर्ट्स ये है, और चाइना से, एशियन कंट्रीज से और साउथ कोरिया से हम जो जो मंगा रहे हैं यहाँ पर टोटल है, यहाँ पे इनका डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकअप दिखाया है। तो 2010-2011 में देखिए 535 था, 2011-12 में 694, 12-13 में 783, 13-14 में 874 और 14-15 में 1011, 15-16 में इतना, यानी कि आप देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और यहाँ 2018-19, 19-20 तो ओवरऑल ग्रोथ जो आपकी 15.91 अप्रोक्सीमेट 16% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें इसका कंपेरिजन किया गया है कि कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगला आर्टिकल हमारा, ये भी छोटा सा आर्टिकल है, ये फर्स्ट मूवर कोलिशन के बारे में। देखिए अब क्या हुआ है कि एक वर्ल्ड में एक कमेटी, एक मीटिंग हुई कि जिसका नाम है ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें ग्लोबल लेवल पे ऐसी गवर्नमेंट की एजेंसीज आई और प्राइवेट एजेंसीज आई, इन्होंने कोलेब्रेशन किया, एक इनिशिएटिव दिया जिसे हमने नाम दिया फर्स्ट मूवर्स कोलिशन का नाम दिया। इसी को ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि ग्लोबल पीपीपी इनिशिएटिव, जो ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को इंडिया ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। इंडिया इसका मेंबर बन गया है, इंडिया इसका मेंबर बन गया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, एक तो डब्ल्यूएफ ने, जो कि सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 हुई थी अभी, उसमें डब्ल्यूएफ की जो पार्टी हुई थी उसने, और प्लस यूएसए ने, इन दोनों ने इसको, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसका यही काम रहेगा कि जो ये अब कार्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है हैवी व्हीकल्स की वजह से, हर चीज़ की वजह से कार्बन का ज़्यादा क्या नाम प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए इसमें मेन फोकस रहेगा आपका हैवी इंडस्ट्रीज की वजह से जो कार्बन प्रोड्यूस होता है, धुआं जो प्रोड्यूस होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, उस चीज़ को डिकार्बोनाइज करने की पहल है, एक तरह का इनिशिएटिव है। और जैसे कि आप जानते हो कि हैवी इंडस्ट्री जो होती है वो आपका बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम आती है, यानी कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं काफ़ी डिस्टेंस को कवर करते हैं, इसलिए ये बोलते हैं कि 30% जो आपका ग्लोबल एमिशन होता है इसी इंडस्ट्री से होता है, हैवी व्हीकल इंडस्ट्री से। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट मूवर्स कोलिशन बनी है। ठीक है, तो ये आपकी एनुअल मीटिंग हुई थी 2022 की। ठीक है, छोटे से आज आर्टिकल है। अगला आर्टिकल है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स के बारे में, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CFR। ठीक है, देखो सारी चीजें हैं, पहले एक छोटी सी चीज है, एक जगह है, एक आप स्टेट जानते होंगे, उसमें क्या नाम आपका, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है और इंडिया में, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, बस्तर में एक है आपका क्या नाम, कंगेर घाटी नेशनल पार्क। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ही ये मान लीजिए आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें यहाँ पर मान लीजिए कंगेर घाटी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है KGNP। और इसी नेशनल पार्क के अंदर एक गांव है जिसका नाम है गुड़ियापादार है। ठीक है, एक छोटा सा गांव है इसी नेशनल पार्क के अंदर। इसमें क्या हुआ है, इन्हें राइट्स दे दिए गए हैं कि आपका राइट्स है कि जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो वहाँ की फॉरेस्ट लैंड है उसको आप कंजर्व करो, और जो भी उससे मिलेगा आप उससे अपनी जिंदगी बिताओ। ठीक है, इसमें इनको राइट्स दे दिया गया। तो छत्तीसगढ़ ऐसा दूसरा स्टेट बन गया है, सेकंड स्टेट बन गया है जिसने रिकॉग्नाइज किया है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स ऑफ विलेज इनसाइड ए नेशनल पार्क। ठीक है, तो के विलेज जो इन नेशनल पार्क के अंदर विलेज है, इन्होंने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स है, ये इनका, इन पे अधिकार जो उस विलेज का, उस गांव का जो उसमें रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें वहां से खाली ना कराया जाए, उन पर अत्याचार ना किया जाए। तो जनरली कौन लोग रहते हैं, ट्राइबल्स लोग ही रहते हैं वहाँ पे। जैसे गुड़िया पदार जो हैमलेट है, यानी कि हैमलेट एक छोटा सा गाँव, कुछ लोगों का गाँव, जो कि कंगेर नेशनल पार्क में है। ठीक है, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, उन्हें कम्युनिटी पावर टू फॉर्मुलेट
सेट रूल्स और फॉर द फॉरेस्ट यूज। और जो वहाँ की कम्युनिटी है, जैसे वहाँ पर कोई जो गांव है उसमें कोई ना कोई तो कम्युनिटी होती होगी, या ग्राम प्रधान होता होगा, पंचायत होती होगी, कोई मुखिया होता होगा जो कबीले का, तो उसकी कम्युनिटी को पूरी पावर दे दी गई कि आप ही अपने रूल बनाइए कि उसके फॉरेस्ट को उसको कैसे यूज करना है। जिससे कि इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट यही होगा कि वहाँ पर जो वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सकेगा, उन्हें कंजर्व किया जा सकेगा, उन्हें सस्टेन किया जा सकेगा फ्यूचर क्या नाम कम्युनिटी उसके लिए, फ्यूचर के लिए। अब ये कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के इसके बारे में जान लेते हैं। इसका एक मेनली एक तरह से फॉरेस्ट लैंड ही होता है जिसको ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा, उनका सस्टेनेबल यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जो कि वहाँ पर रहती है। इसका यूज यही है कि उसका रिसोर्सेज जो है उनकी एक्सेस अवेलेबल हो, ठीक है, जो ट्रेडिशनल वहाँ पर रह रहे हैं विलेज में उनका, और जो सीजनल जो लैंडस्केप होता है यानी कि वहाँ पर पेस्टोरल कम्युनिटी होती है उनको उनकी एक्सेस मिल सके। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे एक मूवमेंट भी है, आवर फॉरेस्ट आवर राइट, यानी कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं वहाँ पे जो प्रोड्यूस पैदा होता है फॉरेस्ट में, यानी कि जो जंगल है, जंगल में आपकी जो भी फसल पैदा होगी, जो भी वहाँ टिम्बर पैदा होगा, एक तरह से अधिकार उनका है जो वहाँ पे रह के उसे कंजर्व कर रहे हैं, ना कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। तो ये एक्ट भी आया था, FRA एक्ट, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो फॉरेस्ट डिवेलर एक्ट है। देखिए तेंदू के जो आपके पत्ते हैं उनकी ये क्या नाम बीड़ी बनाने में काम आता है, और भी कई सारी चीज़ों में काम आता है, मेडिसिन में काम आता है, ये औरतें जो वहाँ फॉरेस्ट में काम कर रही है। ठीक है, अब कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये इसको रिकॉग्नाइज किया गया किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 31I के अंदर, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट है। इसको हम कॉमनली फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं, FR एक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें यही है रिकॉग्नाइज किया गया है उनके राइट को कि वो उन्हें जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर जो फॉरेस्ट रिसोर्स है उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, रिजनरेट करेगी, कंजर्व करेगी, मैनेज करेगी। ठीक है, यही सब बोला गया है। इनका सिग्निफिकेंस यही होगा कि उनका राइट्स रहेगा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे भी। ठीक है, और उन्हें राइट दी जा रहा, अथॉरिटी दी जा रही ग्राम सभा को कि वो अपनी लीगल जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनकी उससे उनकी मदद से वो फॉरेस्ट को कंजर्व करे, उन्हें सही से मैनेज करे। ठीक है, यही है कि भाई यही सब बोला गया है। अगला हमारा आर्टिकल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए अभी क्यों न्यूज में आया, ये इसलिए न्यूज में आया, पहले तो मैं एक न्यूज बता दूं कि अभी क्या है कि लॉ कमीशन जो है आपका, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका कोई भी अभी चेयरमैन नहीं है। इसका जो लास्ट चेयरमैन था जो रिटायर्ड हुए थे वो 2018 अगस्त में हुए थे, और उनका नाम था BS चौहान। ठीक है, ये जस्टिस BS चौहान थे, वो ये लास्ट चेयरमैन थे जो कि 2018 में रिटायर हुए थे। अभी तक इसका कोई चेयरमैन नहीं है, ये ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, ये आपकी एग्जीक्यूटिव सलाह से बनी है, तो चेयरमैन कोई है नहीं, तो इसलिए सही से काम नहीं करे। तो इसका जो अगर बात करें इसकी कमीशन के 3 साल के लिए ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इसे एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसको एग्जीक्यूटिव के एक ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है 3 साल के लिए। इसने 3 साल के लिए अभी भी कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है 2018 के बाद। 2018 से पहले रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। अभी इशू क्या है, देखिए जो 22वां लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, फरवरी 2020 21 2020 में 21 फरवरी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसके बाद इसने कोई प्रोग्रेस नहीं की है, अभी तक इसमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। अब इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में जान लेते हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से एस्टेब्लिश की जाती है। सबसे पहले इसे फॉर्म किया गया था 1955 में। लॉ कमीशन जो ऑफ इंडिया है, LCI, 1955 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसका हर 3 साल बाद इसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अभी तक 277 रिपोर्ट ये पब्लिश कर चुकी है। ठीक है, लास्ट रिपोर्ट 2018 में पब्लिश की थी, किसने, BS चौहान ने, जस्टिस BS चौहान ने, जो कि रिटायर हो चुके 2018 में। इनकी रिपोर्ट का नाम था साइमल्टेनियस इलेक्शन टू लोकसभा एंड असेंबलीज एंड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन होता है, एक फुल टाइम चेयरमैन होता है, एक फुल टाइम चेयरमैन होता है, ठीक है, और उसके 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ सेक्रेटरी।
मेंबर्स इंक्लूडिंग ए मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है, अब इसमें जो लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी होते हैं वो लॉ मिनिस्ट्री के होते हैं, और जो लॉ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं वो लॉ मिनिस्ट्री से होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं कमीशन की। इसमें 5 से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसमें जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट, ये इसको चेयरमैन बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके रोल और फंक्शंस की बात कर ले। रोल इसका क्या है लॉ कमीशन का, ये क्या करता है कि रिसर्च करता है लॉ में और उसका रिव्यू करता है। जो एग्जिस्टिंग लॉ है कि वो डेट टू डेट तो नहीं हो गए, कि अब मतलब वो क्या नाम आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गए, कि जो कोई लॉ है वो ऐसा तो नहीं कि ड्रैकोनियन लॉ बन चुका है कि अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को देखता है, रिफॉर्म लाता है, मेकिंग रिफॉर्म यहाँ पे लिखा भी है, मेकिंग रिफॉर्म, और अमेंडमेंट करके लाज में और नए लाज बना के उन्हें एनेक्ट करता है। ठीक है, ये स्टडी करता है, रिसर्च करता है नए रिफॉर्म्स लाने के लिए, कि जिससे कि जस्टिस सिस्टम में जल्दी से डिलीवरी हो सके और कोई भी डिले ना हो प्रोसीजर में, उसे एलिमिनेट किया जा सके। अगर कोई डिले हो रहा है, इस प्रोसेस को ज़्यादा स्पीडी बनाई जा सके, यानी किस केसेस ज़्यादा अच्छी तरह से स्पीडी फॉर्म स्पीड से उनका डिस्पोजल हो सके, और कॉस्ट में भी जो लिटिगेशन कॉस्ट होती है उसमें भी रिडक्शन ला सके। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। ये पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट इसका इवनिंग में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।